हुकूमत की खदोहाल वाज़े हो गई है। मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंज़ादा की क़यादत में अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मुल्ला अब्दुल ग़नी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ीर दाखिला बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का हेड है और जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। हक्कानी सन 2008 में काबुल में हिंदुस्तानी सफारतखाने पर हमले का जिम्मेदार है। काबीना में कोई खातून शामिल नहीं है। नई काबीना में 33 वुज़रा में 20 का ताल्लुक तालिबान और हक्कानी ग्रुप से है। अमरीका ने भी नई काबीना में शामिल कुछ नामों पर तशवीश का इज़हार किया है। तालिबान काबीना में शामिल कुछ वुज़रा मुल्ला खैरुल्लाह, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, अब्दुल हक वासिक और मोहम्मद फाजिल मजलूम गुआंतानामो बे जेल में बंद रह चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि चीन को तालिबान से फिक्र लाहक है, इसलिए उन्हें यकीन है कि चीन तालिबान के साथ काम करने के लिए इंतजामात की कोशिश करेगा। बाइडन का मानना है कि चीन तालिबान की माली मदद करेगा। बाइडन का मजीद कहना है कि पाकिस्तान, रूस और ईरान भी चीन की राह पर चलेंगे। माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मुहिबुल हक साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान ने तश्कील दी है 33 मेंबर्स पर मुश्तमिल, इसको देखकर क्या लग रहा है कि क्या एक बैलेंस तरीके से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है? किस सोच और किस फिक्र के साथ माना जा रहा है कि तालिबान ने ये 33 मेंबर्स पर मुश्तमिल इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है? देखिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान ने बनाई है, बहरहाल अपने जो उनके रैंक्स एंड फाइल्स हैं उनमें तमाम ग्रुप्स को एकोमोडेट करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, ये बात कही जाती है कि तालिबान ने बाकी जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट एसोसिएटेड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को किस तरह से शमूलियत देनी है उस पर तालिबान ने गौर नहीं किया है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम बहुत ही हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट ना करें तालिबान के लिए जी। मिसाल के तौर पे अगर डेमोक्रेट्स इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो फिर रिपब्लिकन को अपनी गवर्नमेंट में शामिल नहीं करते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि तालिबान विक्ट्री के जरिए तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हुआ है, और ऐसी हालत में जाहिर सी बात है चॉइस उनके पास है कि वो किन लोगों को गवर्नमेंट में शामिल करते हैं। तो अपोजिशन फोर्सेज को गवर्नमेंट में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात अगर की जाती है तो डेमोक्रेसी में भी ऐसा नहीं होता कि डिफीटेड अपोजिशन को गवर्नमेंट में शामिल किया जाए अनलेस वो कोalition हो। तो हम ये देखते हैं कि तालिबान ने ये जो फतह हासिल की है वो अपनी बेस पे, अपनी ताकत पे हासिल की है। तो ऐसी हालत में जो भी गवर्नमेंट बनी है, तालिबान ने अपने रैंक्स एंड फाइल्स को, डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। वहीं पर अमेरिका को काफ़ी तशवीश लाहक है कि जिस तरह से जिन लोगों को चुना गया है, जिन लोगों को मिनिस्ट्रीज दी गई है, उस हवाले से बाइडन हुकूमत काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो गई है। देखिए, अगर अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका ने पहले भी खुद तालिबान और बैड तालिबान की बात की थी। अगर आप देखें तो वो जो फॉर्मर पहले मुजाहिदीन जिनको कहा गया, बाद में उन्हें टेररिस्ट कहा गया, तो ये जो डेफिनेशनल डायलेमा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, खास करके जो इस तरह की फोर्सेज है उसके लिए वो एविडेंट है, वो हमेशा से रहा है कि अगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं तो उनको टेररिस्ट कहा जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो मामला है, जाहिर सी बात है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये तमाम लोग किसी ना किसी तरह से अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे या अमेरिका और उसके हलीफ के खिलाफ लड़ते रहे। तो जो लोग मुखालिफ रहे हैं अमेरिका की नज़र में यकीनन वो टेररिस्ट होंगे, और अमेरिका की जो सपोर्टेड गवर्नमेंट है उसको वो लोग अपोज करते रहे। तो ऐसी हालत में अमेरिका के तशवीश में मुब्तला होना तो ये लाजमी है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान के अमन और शांति के लोग कितना काम कर पाते हैं, ये ज़्यादा अहम कंसर्न है। अमेरिका इससे क्या सोचता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुहिबुल हक साहब, जो जिनको मेन ओहदे दिए गए हैं, चाहे वज़ीर आज़म या फिर जिनको नायब वज़ीर आज़म के तौर पर चुना गया है, जिनको मेन मिनिस्ट्रीज दी गई है, उस कोर ग्रुप को अगर हम देखें तो किस तरह से उन लीडर्स को देखा जाता है? क्या एक मॉडरेट के तौर पर या फिर एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर उनको देखा जाता है? देखिए, जिन लोगों को ओहदे दिए गए हैं उनके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात भी हैं। उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान उन लोगों ने बहुत सारी ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिन्हें टेररिस्ट ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये तालिबान को पूरी दुनिया आज की डेट में एक बदला हुआ तालिबान मान रही है, और कुछ उनके तरीके भी नज़र आ रहे हैं जिस तरह के नेगोशिएशंस में, डायलॉग में, डिस्कशन में जो यकीन कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि डेलिब्रेशन, डिस्कशन और डायलॉग में अगर लोग इन्वॉल्व होते हैं
कोई भी फोर्स इन्वॉल्व होती है तो वो बहुत कुछ सीखती भी है जी। और जो इंटरनेशनल नॉर्म है बिहेवियर के, लेकिन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा कंसर्न है इंक्लूडिंग हिंदुस्तान का कि अफगानिस्तान की सरजमीन टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जी। और तालिबान ने बार बार इसका एश्योरेंस दिया है। जो लोग गवर्नमेंट में शामिल रहे हैं, जाहिर सी बात है अब वो उसे अमल करके दिखाते हैं या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो हार्डकोर फाइटर्स रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, वहीं जो खवातीन है वो इस कैबिनेट में शामिल नहीं है। हालांकि कहा गया है कि कैबिनेट में फिर जो मिनिस्ट्रीज है वहां पर खवातीन काम करेंगी, लेकिन ऐसा कोई मिनिस्ट्री जो है किसी खवातीन को नहीं दी गई है और ये पहले ही कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया था। देखिए, तालिबान की गवर्नमेंट जिस तरह का नैरेटिव डेराइव करती है उसमें खवातीन के लिए कोई बहुत अहम रोल नहीं हो सकता, हमें ये मानना होगा। ये एक मेल डोमिनेटेड गवर्नमेंट होगी और खवातीन के लिए सबऑर्डिनेट पोजीशन ही वो प्रेस्क्राइब करेंगे अफगान कल्चर के हिसाब से और जिस तरह का नैरेटिव वो डेराइव करते हैं उसमें। जाहिर बात है हेड ऑफ स्टेट या कोई बड़ी पोजीशन औरतों को मिलने की उम्मीद नहीं है। तालिबान से इतना कंसेशन पे ही लोग खुश हैं कि वो औरतों को पढ़ने की इजाजत दे दें, उन्हें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिले की इजाजत हो। जहाँ तक गवर्नमेंट का मामला है कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिलेगी और ये तशवीशनाक बात है। ये तशवीशनाक बात इसलिए है कि अगर कोई डेलिब्रेशन डिस्कशन की गवर्नमेंट है तो उसमें औरतों को खातिर ख्वाह मकाम मिलना चाहिए। तो उस तरह से ये एक रिग्रेसिव पॉलिसी तालिबान की रहेगी, इसकी तशवीश पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है। जी मुहिबुल हक साहब, ये बता दें कि क्या अमेरिका इस वजह से भी घबराहट का शिकार है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चीन मदद करेगा और रूस, ईरान और पाकिस्तान भी मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पोजीशन के हवाले से क्या अमेरिका घबराहट का शिकार हो रहा है कि रूस तो पहले से ही दुश्मन था, चीन भी के साथ राइवलरी है, ऐसे में ये तमाम तर मुल्क एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका को? देखिए, अमेरिका की घबराहट अगर आप देखें तो 2008 में अमेरिका जिसको सपोर्ट करता था जॉर्जिया, वहाँ पे रशिया एंटर करता है और उसके बाद से उसने साउथ ऑफ एशिया और अब्खाज़िया बना दिया, दो इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिए। फिर यूक्रेन में रशिया ने इंटरवीन किया। फिर वो तो पोस्ट सोवियत स्पेस था, वहाँ से बाहर निकल कर फिर सीरिया में रशिया ने इंटरवीन किया। और अब अगर आप देखें अफगानिस्तान में चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इन लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट है। ये जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका को सेटबैक का सामना है 2008 से लेकर के अभी तक। तो ऐसी हालत में अमेरिका जो एक सुपर पावर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर ऑन अर्थ की हैसियत रखता था, उसको कहीं ना कहीं डेंट लगता है और अमेरिका की घबराहट इसमें फिक्री है। इसलिए कि ये जो रीजनल पावर्स हैं, खास करके ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अगर ये सब इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे तो अमेरिका जो रीजनल बैलेंस चाहता है या ऑफशोर बैलेंसिंग चाहता है, वो ऑफशोर बैलेंसिंग डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है और अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है या अमेरिका का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसी हालत में उनका घबराना वो फिक्री है। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त एक